हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। क्लासेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि कक्षा 9th में एडमिशन के लिए उत्कृष्ट और मॉडल विद्यालय की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल पर करवाई जा रही है। तो अभी हमारा जीके का सब्जेक्ट चल रहा है और आज हमारी जीके की 5th क्लास है स्टूडेंट। इससे पहले भी हमारी जीके की 4th क्लास हो चुकी है, 4 क्लास। वो यदि आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आज जीके की 5th क्लास है, इसके बाद खत्म हो जाएगा और एक और जीके की आएगी और मैराथन, जिसमें हम एमपी को और कुछ जीके को कवर करके हमारा जीके का विषय संपूर्ण कवर हो जाएगा। और इन्वायरमेंट की क्लासेस भी हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है और साइंस की भी अपलोडेड है। यदि आपने नहीं देखी है तो जल्दी से देख सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं अपनी, क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। तो जल्दी से जल्दी क्लासेस को देखिए, रिवीजन करिए, जिससे आपका सिलेक्शन बहुत ही इजीली हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी 5th क्लास जीके की। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ द पोएम पुष्प की अभिलाषा। पहला प्रश्न क्या है, हु इज द राइटर ऑफ द पोएम पुष्प की अभिलाषा, मतलब कि कविता किसकी बात कर रहे हैं, पुष्प की अभिलाषा कविता के लेखक पूछा है हमसे। क्या पूछा है, पुष्प की अभिलाषा कविता के लेखक कौन है। पुष्प की अभिलाषा कविता के राइटर कौन है, लेखक कौन है, ये प्रश्न है हमारे पास। पहला ऑप्शन दिया है माखन लाल चतुर्वेदी। पहला का ऑप्शन है माखन लाल चतुर्वेदी, माखन लाल चतुर्वेदी, माखन लाल चतुर्वेदी। सेकंड ऑप्शन है हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। थर्ड ऑप्शन है हमारा महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा थर्ड ऑप्शन। और आखिरी ऑप्शन है हमारा सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो कौन है पुष्प की अभिलाषा के लेखक, तो पुष्प की अभिलाषा के लेखक कौन है, माखन लाल चतुर्वेदी। तो पहला प्रश्न क्या, पुष्प की अभिलाषा के लेखक कौन है, तो पुष्प की अभिलाषा कविता के लेखक है माखन लाल चतुर्वेदी। ये बात आपको याद रखनी है, माखन लाल चतुर्वेदी, माखन लाल चतुर्वेदी। तो एक बात तो ये याद रखनी है, किसके लेखक है, पुष्प की अभिलाषा के लेखक है, ये बात आपने याद रखनी। पुष्प की अभिलाषा के क्या है, लेखक है, इन्होंने पुष्प की अभिलाषा लिखी है ना। एक बात और याद रखनी, माखनलाल चतुर्वेदी को ही एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी को क्या बोलते हैं, एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है, इनका उपनाम है। एक भारतीय आत्मा पूछ ले किसका उपनाम है, तो माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम ही है, एक भारतीय आत्मा के नाम से भी इनको जाना जाता है स्टूडेंट। और क्या प्रश्न आ सकते हैं ऐसे, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा को क्या किस नाम से जाता है स्टूडेंट, महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। आधुनिक मीरा किसको कहते हैं, महादेवी वर्मा को ही आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। एक सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, इनकी एक रचना झांसी की रानी किसकी रचना है, झांसी की रानी किसने लिखी है, झांसी की रानी किसकी रचना है, तो झांसी की रानी है सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। झांसी की रानी किसकी रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान की। सुभद्रा कुमारी चौहान को राष्ट्र कवियत्री के नाम से भी जाना जाता है, राष्ट्र कवियत्री के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना लिखे पुष्प की अभिलाषा कविता के लेखक है, इनको एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। सुभद्रा कुमारी की चौहान देखे तो झांसी की रानी इनकी रचना है, किसकी, सुभद्रा कुमारी चौहान की, और इनको ही राष्ट्र कवियत्री के नाम से भी जाना जाता है। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज व्हाइट टाइगर सफारी सिचुएटेड, मतलब कि व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है। व्हाइट टाइगर सफारी यानी सफेद बाघ सफारी, व्हाइट टाइगर सफारी या सफेद बाघ सफारी कहाँ स्थित है, सफेद बाघ सफारी कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन दिया है हमको, ए ऑप्शन दिया हमको खंडवा, खांडा नहीं खंडवा, ये ऑप्शन क्या है हमारे पास, खंडवा।
ये ऑप्शन दिया हमको खंडवा, ठीक है स्टूडेंट। बी ऑप्शन दिया हमको विदिशा, बी ऑप्शन क्या दिया हमको विदिशा। सी ऑप्शन दिया है मुकुंदपुर, क्या दिया है मुकुंदपुर। और आखिरी ऑप्शन दिया हमको बेरागढ़, बेरागढ़। तो व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ स्थित है, सफेद बाघ सफारी कहाँ स्थित है, सफेद बाघ सफारी स्थित है मुकुंदपुर में। कहां पर है, मुकुंदपुर में। व्हाइट टाइगर सफारी, तो व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ है, मुकुंदपुर में। कहां पर है, मुकुंदपुर में, मुकुंदपुर में। मुकुंदपुर कहाँ आता है स्टूडेंट, मुकुंदपुर आता है मैयर में आता है। कहाँ आता है, मैयर जिले में, मैयर जिले में ना। ये बात करें मुकुंदपुर पहले किसका हिस्सा था, ये रीवा जिले का, रीवा जिले का हिस्सा था, रीवा जिले का हिस्सा था। पहले किसका हिस्सा था, रीवा जिले का हिस्सा था, ठीक है। ये बात भी याद रखनी, अगर क्वेश्चन में मैयर नहीं आया तो आपको रीवा भी टिक करना पड़ सकता है, इसलिए बात याद रखनी है आपको, ठीक है। व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ स्थित है, मुकुंदपुर। अभी कहाँ आता है, मैयर में आता है। पहले किसका हिस्सा था, ये रीवा जिले का हिस्सा था। इतनी बात आपको याद रखनी है। तो व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर में, कहां पर है, सफेद बाघ सफारी मुकुंदपुर में। ये बात आपको ध्यान रखनी है थोड़ी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ तानसेन। मतलब क्या, तानसेन का नाम पूछा है, तानसेन का रियल नेम पूछा है। मतलब रियल नेम मैंने वास्तविक नाम पूछा है। किसका पूछा, वास्तविक नाम, तानसेन का वास्तविक नाम क्या है ये पूछा है। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था। ए ऑप्शन दिया है रामतनु पांडे, पहला ऑप्शन क्या हमारे पास, रामतनु पांडे। दूसरा ऑप्शन हमारे पास कृष्ण राव, कृष्ण राव। एक ऑप्शन हमारे पास स्वामी विरजानंद, स्वामी विरजानंद, स्वामी विरजानंद। तो तानसेन का वास्तविक नाम क्या था स्टूडेंट, तानसेन का वास्तविक नाम था रामतनु पांडे। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था, रामतनु पांडे। तानसेन का वास्तविक नाम, तानसेन, याद रखना तानसेन के बारे में क्या, सबसे पहली बात वास्तविक नाम, वास्तविक नाम रामतनु पांडे, रामतनु पांडे, रामतनु पांडे। वास्तविक नाम क्या है, रामतनु पांडे। जन्म कौन से जिले में हुआ था, ग्वालियर में। जन्म कहाँ हुआ था, ग्वालियर में। जन्म कहाँ हुआ था, ग्वालियर में, ठीक है। जन्म ग्वालियर में। ग्वालियर में कहाँ हुआ था, बेहट गांव में। कहाँ हुआ था, बेहट गांव में। ग्वालियर में बेहट गांव में, ठीक है स्टूडेंट। इनकी समाधि कहाँ है, समाधि कहाँ है, समाधि भी ग्वालियर में। तानसेन की समाधि भी कहाँ है, ग्वालियर में। तानसेन की समाधि भी कहाँ है, ग्वालियर में। ये बात भी आपको याद रखना है। तानसेन समारोह, तानसेन समारोह, तानसेन समारोह कहाँ होता है स्टूडेंट, ग्वालियर में। तानसेन समारोह भी कहाँ होता है, ग्वालियर में होता है। ये बात भी आपको याद रखना है। तानसेन समारोह भी कहाँ होता है, ग्वालियर में होता है। इनके गुरु का नाम क्या था, तानसेन के गुरु का नाम स्वामी हरिदास, स्वामी हरिदास, स्वामी हरिदास। और कौन थे इनके गुरु, एक और गुरु कौन थे इनके, मोहम्मद गौस, मोहम्मद गौस। सूफी संत है मोहम्मद गौस, भी इनके गुरु थे, ठीक है, मोहम्मद गौस। तो तानसेन के बारे में क्या क्या याद रखना है, तानसेन, तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे। जन्म ग्वालियर के बेहट गांव में। समाधि ग्वालियर में। तानसेन समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है, ग्वालियर में। तानसेन के गुरु का नाम स्वामी हरिदास। अगर ऑप्शन में नहीं आया तो मोहम्मद गौस, मोहम्मद गौस। ये क्या थे, अकबर के नवरत्न थे, अकबर के नवरत्नों में शामिल, अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, अकबर के नवरत्न थे एक, ठीक है। अकबर के जो नवरत्न नौ रहते उसमें ये भी शामिल थे। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड। मतलब कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। कुछ ऑप्शन है हमारे पास, ए 12 जनवरी, बी 21 जनवरी और सी 21 जून।
तो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है 21 जून को, है ना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है स्टूडेंट? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून, या कह सकते हैं इंटरनेशनल योगा डे, इंटरनेशनल योग डे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे, नेशनल यूथ डे, नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है स्टूडेंट? नेशनल यूथ डे मनाया जाता है 12 जनवरी को, 12 जनवरी को। ये किसकी जयंती पर मनाया था? ये राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया था, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया था, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर ये मनाया जाता है। तो दो बातें आपको याद रखनी है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। और किसकी जयंती पे मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अहिरी फोक डांस, अहिरी लोक नृत्य, अहिरी फोक डांस, अहिरी लोक नृत्य का संबंध किससे है? लोक नृत्य का संबंध किस जनजाति से, किस जनजाति से? अहिरी लोक नृत्य का संबंध किस जनजाति? ए ऑप्शन दिया है भारिया, बी ऑप्शन दिया है सहरिया, सी ऑप्शन दिया है बेगा और डी ऑप्शन दिया है भील। तो अहिरी लोक नृत्य का संबंध किस जनजाति से? तो अहिरी लोक नृत्य का संबंध है भारिया जनजाति से, भारिया जनजाति से। अहिरी लोक नृत्य का किससे संबंध है? अहिरी नृत्य का संबंध किससे है? भारिया जनजाति से, भारिया जनजाति से संबंध है। अहिरी डांस, फोक डांस का संबंध किससे है? भारिया जनजाति से संबंध है, ये आपको ध्यान रखना है, भारिया जनजाति से संबंधित। और भारिया जनजाति कहाँ पाई जाती है स्टूडेंट? तो भारिया जनजाति पाई जाती है पातालकोट के छिंदवाड़ा में। मेनली कहाँ पाई जाती है? पातालकोट छिंदवाड़ा में। कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो भारिया जनजाति। आपको इतनी बातें ध्यान रखनी। तो भारिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? पातालकोट छिंदवाड़ा में। कहाँ है पातालकोट? छिंदवाड़ा में। और अहिरी लोक नृत्य का संबंध भी भारिया जनजाति से है। एक है सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति। तो सहरिया जनजाति से संबंधी एक कौन सा नृत्य संबंधी? लहंगी नृत्य। लहंगी नृत्य का संबंध किससे? लहंगी नृत्य का संबंध है सहरिया जनजाति, सहरिया ट्राइब से किसका संबंध है? लहंगी नृत्य का संबंध है ना। सहरिया जनजाति से किसका संबंध है? लहंगी नृत्य का संबंध किससे है? सहरिया जनजाति से। एक भील से जनजाति याद रखो, भील जनजाति का मेन नृत्य को, प्रमुख नृत्य कौन सा है? भगोरिया नृत्य। भील जनजाति का याद रखना है भगोरिया नृत्य। भगोरिया नृत्य का संबंध किससे है? भील जनजाति से है, ये बात है आपको याद रखना। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति ही कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति। भील जनजाति ही मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति। तो कुछ पॉइंट हमको याद रखना। भारिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? पातालकोट के छिंदवाड़ा में। कौन सा लोक नृत्य से संबंधित है भारिया जनजाति से? अहिरी लोक नृत्य का संबंध है भारिया जनजाति से। लहंगी नृत्य का संबंध है सहरिया जनजाति से। भगोरिया नृत्य का संबंध है भील जनजाति से। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति। ये बात आपको मुख्य रूप से याद रखनी। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इज नोन एज सिटी ऑफ जॉय, इज नॉन एज सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ जॉय। कुछ ऑप्शन है हमारे पास। ए मांडू, बी खजुराहो, बी खजुराहो, सी पंचमढ़ी, पंचमढ़ी,
मणि और डी सांची, डी सांची। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा क्वेश्चन क्या है? तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किस शहर को सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है? मतलब खुशियों का शहर। किस शहर को खुशियों का शहर के नाम से जाना जाता है? खुशियों का शहर। तो खुशियों का शहर, किस शहर को खुशियों के शहर के नाम से जाना जाता है? सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है स्टूडेंट, मांडू को जाना जाता है ना। सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ जॉय यानी कि खुशियों का शहर, खुशियों का शहर। तो खुशियों का शहर, किस शहर को खुशियों के शहर के नाम से जाना जाता है? तो मांडू को खुशियों के शहर के नाम से जाना जाता है। और मांडू कहां पर है? मांडू है धार जिले में। मांडू कहां पर है? धार जिले में स्थित है। सिटी ऑफ जॉय, खुशियों का शहर मांडू। मांडू किस जिले में है? मांडू धार जिले में। ठीक है स्टूडेंट, एक ऑप्शन है हमारा पंचमढ़ी, एक क्वेश्चन है पंचमढ़ी। क्या है? पंचमढ़ी भी ऑप्शन में दे रखा है। तो पंचमढ़ी को किस नाम से जाना जाता है? पंचमढ़ी को कहा जाता है सतपुड़ा की रानी। पंचमढ़ी को ही कहा जाता है सतपुड़ा की रानी। सतपुड़ा की रानी किसको कहा जाता है? पंचमढ़ी को। पंचमढ़ी को क्या कहा जाता है? क्वीन ऑफ सतपुड़ा। क्वीन ऑफ सतपुड़ा कौन है? पंचमढ़ी। क्वीन ऑफ सतपुड़ा पंचमढ़ी है। ठीक, क्वीन ऑफ सतपुड़ा पंचमढ़ी है ना। एक है हमारे पास खजुराहो, खजुराहो ऑप्शन में। और खजुराहो कहां पर है स्टूडेंट? खजुराहो है छतरपुर में। खजुराहो कहां है? छतरपुर में। खजुराहो किस लिए फेमस है? खजुराहो में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, कंदारिया महादेव, कंदारिया महादेव मंदिर, कंदारिया महादेव मंदिर, महादेव मंदिर। ठीक है, कंदारिया महादेव टेम्पल। कंदारिया महादेव टेम्पल कहां पे स्टूडेंट? खजुराहो छतरपुर में। ये बात आपको याद रखना। और सांची, सांची कहां पर है? सांची की बात करें तो रायसेन में, रायसेन में। ठीक है, सांची स्तूप फेमस है ना, सांची स्तूप। तो सांची स्तूप कौन से जिले में आ जाए? तो रायसेन में। ये बात आपको ध्यान रखनी। सिटी ऑफ जॉय, खुशियों का शहर, किस शहर को कहा जाता है? मांडू को। और मांडू किस जिले में? धार में। पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, क्वीन ऑफ सतपुड़ा। ये बात ध्यान रखनी। खजुराहो छतरपुर में। और खजुराहो किस लिए फेमस है? यहाँ पर एक मंदिर है, कंदारिया महादेव टेम्पल, कंदारिया महादेव मंदिर यहाँ पर है। खजुराहो में बहुत ही मंदिर के लिए बहुत फेमस है। ठीक है स्टूडेंट। और सांची, सांची किस जिले में? रायसेन। आपने सुना होगा नाम सांची स्तूप। तो सांची स्तूप किस जिले में पूछ लिया तो कहां पे है? रायसेन में। ये बात आपको ध्यान रखनी। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द सॉन्ग, हु रोट द सॉन्ग स्वच्छ भारत का इरादा, स्वच्छ भारत का इरादा, स्वच्छ भारत का इरादा, स्वच्छ भारत का इरादा। कुछ ऑप्शन दिया हमको। ए प्रसून जोशी, ए प्रसून जोशी, बी गोमती प्रसाद, बी क्या है? गोमती प्रसाद। सी ऑप्शन है बाबा आमटे, बाबा आमटे। ठीक है। और डी एनओटी, नॉन ऑफ दी अबव। मतलब कि प्रश्न क्या है? हु रोट द सॉन्ग, किसने स्वच्छ भारत का इरादा गाना लिखा? स्वच्छ भारत का इरादा, स्वच्छ भारत का इरादा गाना किसने लिखा है? स्वच्छ भारत का इरादा गाना किसने लिखा है? किसने ये सॉन्ग लिखा है स्वच्छ भारत का इरादा? कुछ ऑप्शन है हमारे पास। ये ऑप्शन है प्रसून जोशी, ये ऑप्शन क्या है? प्रसून जोशी। बी ऑप्शन है गोमती प्रसाद, गोमती प्रसाद। और सी ऑप्शन है हमारे पास बाबा आमटे, बाबा आमटे। ठीक है। और डी इनमें से कोई नहीं। तो स्वच्छ भारत का इरादा सॉन्ग गाना किसने लिखा है? ये लिखा है प्रसून जोशी जी, प्रसून जोशी जी ने। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द
पॉलिटिकल पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। कुछ ऑप्शन है हमारे पास। ए ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, गोखले, ठीक है। बी ऑप्शन है हमारे पास लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। सी ऑप्शन है हमारे पास दीनदयाल उपाध्याय, दीन दयाल उपाध्याय, उपाध्याय। और आखिरी ऑप्शन है हमारे पास खान अब्दुल्ला गफर खान, खान अब्दुल गफर खान, खान अब्दुल गफर खान। तो देखो स्टूडेंट, हु इज कॉल्ड पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, मतलब महात्मा गांधी का क्या पूछा है, पॉलिटिकल गुरु। महात्मा गांधी का क्या पूछा, पॉलिटिकल गुरु, यानी कि राजनीतिक गुरु। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु किसे कहा जाता है, राजनीतिक गुरु किसे कहा जाता है। ये ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, ये ऑप्शन क्या हमारे पास, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। बी ऑप्शन है हमारे पास लाला लाजपत राय, बी ऑप्शन क्या है, लाला लाजपत राय। सी ऑप्शन है दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय। और आखिरी ऑप्शन क्या है, आखिरी ऑप्शन है खान अब्दुल गफर खान, खान अब्दुल गफर खान, खान अब्दुल गफर खान। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु किसे कहा जाता है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को, गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है, ठीक है। एक आता है पंजाब केसरी, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, तो पंजाब केसरी की बात करें तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है, लाला लाजपत राय को ही क्या कहा जाता है, पंजाब केसरी, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। और सीमांत गांधी, सीमांत गांधी, सीमांत गांधी यानी कि फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है खान अब्दुल गफर खान, खान खान अब्दुल गफर खान, खान अब्दुल गफर खान को ही कहा जाता है सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी। तो देखो महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है, सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफर खान को। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब हम बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट, इन विच स्टेट जटायु नेचर पार्क इज सिचुएटेड, इन विच स्टेट जटायु नेचर पार्क, जटायु नेचर पार्क इज सिचुएटेड, ठीक है। ए ऑप्शन है गोवा, ए ऑप्शन क्या है, गोवा। बी ऑप्शन है केरला, बी ऑप्शन क्या है, केरला। सी ऑप्शन है बिहार, सी ऑप्शन है बिहार। और डी ऑप्शन है पंजाब, डी ऑप्शन क्या है, पंजाब। तो हमारा प्रश्न है किस राज्य में जटायु नेचर पार्क स्थित है, जटायु नेचर पार्क, जटायु नेचर पार्क कहाँ स्थित है, जटायु नेचर पार्क पूछा है किस राज्य में स्थित है ना। तो जटायु नेचर पार्क किस राज्य में स्थित है, ए ऑप्शन है गोवा, बी केरल, सी बिहार और डी पंजाब। तो जटायु नेचर पार्क कहाँ स्थित है, जटायु नेचर पार्क स्थित है गोवा। जटायु नेचर पार्क कहाँ स्थित है, जटायु नेचर पार्क कहीं स्थित है, गोवा में स्थित है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक स्टूडेंट। तो ये बात आपको याद ध्यान रखनी है कि जटायु नेचर पार्क कहाँ स्थित है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
What other virus? What other virus belong to the corona वायरस फैमिली? ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ए ऑप्शन है HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस, बी ऑप्शन है इन्फ्लुएंजा सी ऑप्शन है सार्स या मर्स। ठीक है, ये ऑप्शन है हमारे पास कुछ। ठीक है, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। तो क्या क्वेश्चन है, कौन से अन्य विषाणु कोरोना वायरस से की प्रजाति से संबंधित, कोरोना वायरस की प्रजाति से संबंधित, कोरोना वायरस परिवार से संबंधित है? कौन से अन्य वायरस कोरोना वायरस या विषाणु परिवार से संबंधित है? तो क्वेश्चन क्या, व्हाट अदर वायरस, मतलब ये कोरोना, कौन सा अदर वायरस कोरोना वायरस परिवार से संबंधित है ना। कोरोना वायरस परिवार से संबंधित है, कौन सा वायरस है? चार ऑप्शन दिया है हमको। ए दिया है HIV वायरस कोरोना वायरस परिवार से संबंधित है, बी इन्फ्लुएंजा, सी सार्स एंड मर्स। तो कौन सा वायरस कोरोना वायरस प्रजाति से संबंधित है? और डी है NOT। तो कौन सा वायरस कोरोना वायरस प्रजाति परिवार से संबंधित है, प्रजाति से संबंधित है? तो सार्स एंड मर्स। सार्स एंड मर्स किससे संबंधित है? कोरोना वायरस प्रजाति से संबंधित है। देखो, एक होता है सार्स और मर्स किससे संबंधित है? कोरोना वायरस प्रजाति से संबंधित। इसको बोलते हैं सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सार्स क्या होता है? सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, है ना। यानी हिंदी में बोलते हैं इसको गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम। ठीक है, सार्स को बोलते हैं सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम। ये क्या करता है? ये रेस्पिरेटरी डिसीज, एक प्रकार की क्या है ये? श्वसन की रोग है, रेस्पिरेटरी डिसीज है ना। एक के प्रकार का क्या है? श्वसन रोग होता है। इसमें क्या होता है? श्वसन रोग है, एक प्रकार का श्वसन रोग। किससे संबंधित है? कोरोना वायरस प्रजाति से संबंधित है, सार्स। इसका फुल फॉर्म है सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम। ये क्या है? एक रेस्पिरेटरी डिसीज, इसमें क्या होता है? श्वसन रोग होता है। ठीक है, एक है मर्स, एक क्या है? मर्स, एक है मर्स यानी मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। मर्स यानी मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी कि मध्य पूर्व श्वास सिंड्रोम। ये भी किससे संबंधित है? कोरोना वायरस प्रजाति से। तो ये किसको संक्रमित करता है? इनफेक्ट ह्यूमंस, बैट्स एंड कैमल्स। तो ये किसको संक्रमित करता है? मर्स, ये मनुष्य को, चमगादड़ को और ऊंट को ये क्या करता है? ये संक्रमित करता है मर्स, मध्य पूर्व श्वास सिंड्रोम। तो ये दोनों क्या है? कोरोना वायरस प्रजाति से संबंधित। आपको याद रखना है, एक सार्स और एक मर्स, ये दोनों ही कोरोना वायरस की प्रजाति या परिवार से संबंधित है। सार्स का फुल फॉर्म है सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम। ये क्या करता है? श्वसन रोग है। क्या है ये? श्वसन रोग करता है। ठीक है, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये क्या है? मध्य पूर्व श्वसन सिंड्रोम, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये किसको संक्रमित करता है? मनुष्य, चमगादड़, ऊंट को संक्रमित करता है। ये दोनों ही कोरोना वायरस प्रजाति से संबंधित है, ये बात आपको ध्यान रखनी। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हॉनर्ड श्री निहाल चंद बिश्नोई विथ ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये ऑप्शन है पद्मश्री, ये ऑप्शन है पद्मश्री। एक ऑप्शन हमारे पास शौर्य चक्र, एक ऑप्शन है हमारे पास परमवीर चक्र, एक ऑप्शन हमारे पास है वीर चक्र। तो क्वेश्चन क्या है? तो भारत सरकार, गवर्नमेंट में भारत सरकार ने किसको सम्मानित किया? निहाल चंद बिश्नोई को सम्मानित किया। निहाल चंद बिश्नोई को सम्मानित किया। बिश्नोई को क्या किया? सम्मानित किया। किससे सम्मानित किया? यह प्रश्न है। ए ऑप्शन दे रखा है हमको पद्मश्री से सम्मानित किया, बी ऑप्शन दिया है शौर्य चक्र से सम्मानित किया, सी ऑप्शन दिया दे रखा है हमको, बी ऑप्शन क्या है? शौर्य चक्र। सी ऑप्शन क्या हमारे पास? परमवीर चक्र। और डी ऑप्शन हमारे पास वीर चक्र। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस पुरस्कार से सम्मानित किया निहाल चंद बिश्नोई को? तो किससे सम्मानित किया स्टूडेंट? तो ये क्या? शौर्य चक्र से सम्मानित किया। निहाल चंद बिश्नोई को किससे सम्मानित किया? शौर्य चक्र से सम्मानित किया। तो इनको सम्मानित कब? देखो निहाल चंद बिश्नोई को सम्मानित किया किससे? शौर्य चक्र से सम्मानित किया। शौर्य चक्र से कब सम्मानित किया? इनको दिया गया शौर्य चक्र दिया मरणोपरांत, मतलब शहीद होने के बाद दिया गया इनको मरणोपरांत, है ना, शहीद होने के। क्यों दिया गया इनको? ये क्या हो गए थे? हिरणों की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। हिरणों की रक्षा करते हुए क्या हो गए थे? ये शहीद, रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे, इसलिए इनको दिया गया। किसने शहीद हो गए थे? हिरणों की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार दिया गया? शौर्य चक्र। किस लिए दिया गया? क्योंकि हिरणों की रक्षा करते हुए क्या हो गए थे? ये शहीद हो गए थे। 1996 में राजस्थान में कहां पे? चूरू जिले में, राजस्थान के चूरू जिले में सावंसर गांव में शहीद हो गए। सावंसर गांव में क्या हो गए थे? ये शहीद हो गए थे। ये बात आपको याद रखनी है। तो देखो कौन सा पुरस्कार दिया गया? ये बस याद रखना, शौर्य चक्र पुरस्कार दिया गया था निहाल चंद बिश्नोई को। किस लिए दिया गया था? ये हिरणों की रक्षा करते हुए क्या हो गया था? ये शहीद हो गए थे, इनको मरणोपरांत मिला। या 1996 कब शहीद हुए थे? 1996 में, जो राजस्थान के चूरू जिले में के सावंसर गांव में ये शहीद हुए थे। कहाँ हुए थे? राजस्थान के चूरू जिले के सावंसर गांव में ये शहीद हुए थे। क्यों मिला? हिरणों की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे, इसलिए इनको मिला। और कौन सा पुरस्कार मिला? शौर्य चक्र पुरस्कार मिला। किसको मिला? निहाल चंद बिश्नोई को मिला। ये बात आपको ध्यान रखनी। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया इज। ये ऑप्शन दिया है बिपिन रावत, बी ऑप्शन दिया है नरेंद्र मोदी,
सी ऑप्शन दिया है विराट कोहली, विराट कोहली। और डी ऑप्शन दिया है अजीत डोवाल, अजीत डोवाल। ठीक है, तो देखो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया इज, क्या प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, ये प्रश्न है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया इज मतलब भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। ए ऑप्शन दिया है बिपिन रावत, बिपिन रावत। बी ऑप्शन दिया है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। सी ऑप्शन दिया है विराट कोहली, विराट कोहली। और डी ऑप्शन दे रखा है हमको अजीत डोवाल, अजीत अजीत डोवाल। तो देखो, तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा का सलाहकार कौन है, तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोवाल। कौन है, अजीत डोवाल। ये बात आपको ध्यान रखनी। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी languages, how many languages have been notified in the constitution, in the constitution? A 14, B 18, C 22 और D है 26। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी लैंग्वेज हैव बीन नोटिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या है, क्या प्रश्न है, संविधान, संविधान में कितनी भाषाओं का किया गया, नोटिफाइड किया गया, मतलब अधिसूचित किया गया, कितनी भाषाओं को अधिसूचित किया गया, ये प्रश्न है। संविधान में कितनी भाषाओं को अधिसूचित किया गया, नोटिफाइड किया गया, तो कितनी भाषाओं को किया गया स्टूडेंट, तो संविधान में 22 भाषाओं को अधिसूचित किया गया। कितनी भाषाओं को अधिसूचित किया गया, संविधान में 22 भाषा, 22 लैंग्वेज को क्या किया गया, नोटिफाइड किया गया। 22 भाषाएं, 22 लैंग्वेजेस को क्या किया गया, अधिसूचित किया गया। तो संविधान से रिलेटेड कुछ बातें आपको याद रखनी है। जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्गेस्ट, भारत का संविधान लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात कर रहे हैं हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश के जो संविधान है उसके बारे में, भारत के संविधान के बारे में हम बात कर रहे हैं यहां से नीचे से। ठीक है, भारत के संविधान की बात करें तो सबसे बड़ा लिखित संविधान, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है, सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे लंबा लिखित संविधान कौन सा है, भारत का संविधान सबसे लंबा, सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन से देश का संविधान है, तो भारत का संविधान सबसे बड़ा, सबसे लंबा लिखित संविधान है। लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, भारत का। तो भारत संविधान को कब एडॉप्टेड किया गया था, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था, कब अपनाया, हमारे देश में संविधान को कब अपनाया गया था, संविधान को कब अपनाया गया था, तो संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949। देखो क्या प्रश्न है, कब एडॉप्टेड किया, कब अपनाएगा, 26 नवंबर 1949 को अपनाएगा। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को अपनाएगा। कब इन्फोर्स्ड किया गया, मतलब लागू किया गया, लागू कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया, लागू किया गया, लागू किया गया। ये बात आपको ध्यान रखना। संविधान बनने में कितना समय लगा, कितना समय लगा, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन,
2 साल 11 महीने 18 दिन। देखो संविधान को बनने में कितना समय लगा, कितना टाइम लग गया संविधान को बनने में, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन ये संविधान को बनने में समय लगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी। देखो स्टूडेंट, तो संविधान में कितनी भाषाओं का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, कितनी भाषाओं को नोटिफाइड किया गया संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 22 भाषाओं को। ठीक है। भारतीय संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान, विश्व का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे लंबा लिखित संविधान कौन सा है, भारत का संविधान। ठीक है। हमारे देश में संविधान को कब अपनाया गया, हमारे संविधान को कब अपनाया गया, 26 नवंबर 1949 में संविधान को अपनाया गया। लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। ठीक है। संविधान को बनने में कितना समय लगा, कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगा 2 साल 11 महीने 18 दिन संविधान को बनने में लगा। एक और बात है, जो संविधान के फादर क्या, जनक किसको कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। संविधान के जनक या फादर किसको कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी, संविधान के फादर या जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बातें आपको ध्यान रखनी। तो स्टूडेंट, आज की हमारा सेशन, आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। हमारी जीके की 5 क्लास कंप्लीट हो चुकी है, ये लास्ट क्लास थी। अब जीके की एक क्लास आएगी ओनली, और वो आएगी मैराथन आएगी। उसमें हम सारे एमपी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर देंगे। इसके बाद आपका जीके का पूरा सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। एक क्लास और आएगी जिसमें हम एमपी के महत्वपूर्ण टॉपिक्स भी कवर कर देंगे। वैसे इसमें हमने बहुत सारे डिस्कस कर ही लिए सभी, लेकिन अब मेन टॉपिक्स है वो भी हम कवर कर देंगे एक क्लास में। तो इसके बाद जीके का भी आपका लगभग आज हो ही चुका है। अब एक क्लास और लेंगे हम जिसमें एमपी भी कवर कर देंगे और कुछ इंपॉर्टेंट जीके भी हम उसमें कवर कर देंगे स्टूडेंट। तो और एनवायरमेंट की भी क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं स्टूडेंट्स। साइंस की भी क्लासेस अपलोडेड है। तो आपके 2-3 दिन के बाद आपका आधा सिलेबस हो जाएगा, 2-3 दिन। फिर हम इसी मंथ में 31 तारीख तक हम पूरा सिलेबस लगभग कवर कर देंगे। तो फिर आपके पास रिवीजन के लिए भी अच्छा समय रहेगा। तो स्टूडेंट, मैं आपसे बस इतना ही कहता हूं, जो भी हमारे यूट्यूब पे क्लासेस अपलोडेड हो चुकी है आप उनको देखिए, सारी क्लासेस को उनका रिवीजन करिए। ज्यादा से ज्यादा इसी मंथ में रिवीजन कर लीजिए। जितनी भी क्लासेस हो चुके हैं इसी मंथ में आप सारी रिवीजन कर मारिए, ताकि आपको एंड में ज्यादा पढ़ना नहीं पड़े, एंड में। इसलिए अभी मौका है आपके पास। हमने जो जो इम्पोर्टेंट है, जो जो पेपर में आ सकता सब पढ़ाया हुआ है। आप प्रीवियस ईयर की भी टेंशन मत लीजिए, सब कवर हो जाएगा। बस जो पढ़ा रहा हूं पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस अब जो भी पढ़ा रहा हूं उसको रिवीजन करना है, बार बार क्लासेस को अच्छे से देखनी है, समझनी है और उनका बार बार रिवीजन करना है। आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लगी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।